तो कैसा आप सब लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2, जिसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं वो है हमारे एल्केन्स, एल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो आज हम लोग यहाँ पे मेनली बात करेंगे अपने एल्केन्स के बारे में, और स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे अपने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स को। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि एग्जाम में अक्सर ही हमें देखने को मिलता रहता है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे एल्केन्स के बारे में, तो सबसे पहले जो सवाल आता है वो यही है कि हमारा एल्केन्स होता क्या है। तो देखो, एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एल्केन्स आर एसाइक्लिक सैचुरेटेड। अब देखो, ये सारी चीज़ें हटाओ, बिल्कुल आप लोग सिंपली समझो कि एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर सिंपली कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले अगर एल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे एल्केन्स के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी हमारी ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन होती हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में आप लोग को सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, तो वही होते हैं हमारे सिंपली एल्केन्स। अब देखो, ये चेन हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो पहला वाला अगर आप लोग कंपाउंड देखो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है और चारों के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्केन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन है। और अगर दूसरे की बात करें, तो यहाँ पे देखो कार्बन की चेन 3 कार्बन की है, लेकिन बॉन्ड हमारे सिंगल ही है, तो ये भी हमारा एल्केन है। और यहाँ पे थर्ड वाले में देखें तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा एल्केन है। अब अगर हम लोग बात करें अपने फोर्थ एग्जांपल की, तो यहाँ पे देखो हमारे कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो आ गया डबल बॉन्ड। तो अब ये हमारा एल्केन है कि नहीं है। देखो, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंगल होने चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन का किसी और के साथ। देखो, कार्बन का कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो हमारा एल्केन हो जाता है। तो जो हमारा फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, ये भी हमारा एल्केन है। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें अपने फिफ्थ एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, तो हमारे 3 कार्बन की चेन है। अब पहले और दूसरे कार्बन में तो हमारा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा कार्बन है यहाँ पे हमारा आ गया डबल बॉन्ड, तो ये हमारा एल्केन नहीं रह गया, ये हमारा एल्केन के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो, आप लोग को इतना बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन, या फिर कह सकते हो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन, है ना। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइन। तो यहाँ पे देखो, एल्केन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे नाम ही से समझ में आ रहा है, एल्केन, एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। अब अगर मान लो हम लोग जो है अपने इस एन को हटा के यहाँ पे क्या कर दे, हम लोग जो है कर दे एल्कीन, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन मतलब हमारा ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हमारा डबल बॉन्ड हो। और अगर हम लोग इस सीन को हटा के आइन कर दे तो एल्काइन, तो आइन का मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, एल्केन मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। एल्कीन का मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और एल्काइन का मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब देखो, जो हमारा फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है, ये हमारा एल्केन तो नहीं है, लेकिन ये हमारा एल्काइन है, एल्कीन है, सॉरी एल्कीन। तो एल्कीन के बारे में भी जो है हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अपने एल्केन के बारे में। तो एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एल्केन्स आर एसाइक्लिक। देखो, साइक्लिक नहीं होते ना। साइक्लिक का मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसा साइकिल देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे साइकिल वगैरह फिलहाल नहीं है। देखो, साइक्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। तो एल्केन्स आर एसाइक्लिक सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मतलब होता है, देखो जहाँ पे भी आप लोग को सिंगल बॉन्ड देखने को मिले वो हो जाता है सैचुरेटेड, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। तो ये हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन के अंदर, तो ये हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट मीन्स ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन एल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग अपने एल्केन्स के जनरल फॉर्मूला की बात करें, तो हमारा क्या होता है, CnH2n+2। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझना। देखो, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर मान लो हम लोग अपने इस n की जगह 1 ले लें, ठीक है, अगर हम लोग n की जगह 1 पुट करें तो हमारा देखो क्या आएगा, C की जगह n की जगह 1 आ गया, और H और 2n यानी 2 × 1 + 2, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, C और H और 2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, CH4। और CH4 हमारा क्या होता है, CH4 होता है हमारे यहाँ पे मेथेन।
तो मेथेन हमारा क्या होता है, मेथेन हमारा होता है सबसे सिंपलेस्ट एल्केन, यानी सबसे छोटा एल्केन कह सकते हो, फिर सबसे सिंपल एल्केन बोल सकते हो। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे इस n की जगह मान लो 2 पुट कर ले या फिर 3, जो भी मान लो 2 करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, C और यहाँ पे n की जगह 2 और H 2n 2 इंटू 2 प्लस 2, तो हमारा क्या बन जाएगा C2 और H 2 इंटू 2 हमारा 4, 4 प्लस 2 6, तो C2H6, और C2H6 हमारा क्या होता है, एथेन। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमारे कंपाउंड निकल के आएंगे आप लोग को एन जरूर दिखा हुआ मिलेगा। अब इतना तो आप लोग को पता है कि 2 कार्बन है तो एथ होता है, और सिंगल कार्बन है तो मेथ होता है, 3 कार्बन है तो प्रॉप होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नॉमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देख रखी होगी या फिर पहले से पता होगा। अब यहाँ पे देखो एल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो हमारे प्रीवियस वीडियोज़। और उसके बाद हम लोग बात करें तो सिंस एल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स हेंस दे आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस वाले पॉइंट को, कि देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे हम लोग कोई भी अगर एल्केन का एग्जांपल लें, जैसे मान लो अगर हम लोग 2 कार्बन की चेन बनाते हैं अपना प्रोपेन, तो ये हमारा हो गया C और ये हमारा क्या हो गया H, ठीक है, H और H। तो देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो जितना भी हमारा बॉन्ड है ये सारे क्या है, हमारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड। देखो अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ला रहे हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंपली समझो कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ध्यान से समझना। और जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में ध्यान से सुनना, जो पहला वाला बॉन्ड होता है ये होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा वाला होता है पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये देखो ये जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, यानी जहाँ भी आप लोग को जो है सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो समझ जाओ कि वो कंपाउंड यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा और केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, मतलब इतनी आसानी से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे एल्केन्स होते हैं तो इनके बीच में सारे ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड होता है, चाहे कार्बन कार्बन के बीच में हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो। इसीलिए यह यहाँ पे क्या होते हैं, रिलेटिवली केमिकली इनर्ट। देखो एक चीज़ समझना, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इनर्ट होते हैं। यहाँ पे अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग लेके जाएं तो केमिकल रिएक्शन देते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन रिलेटिवली केमिकली इनर्ट, रिलेटिवली का क्या मतलब है कि अगर हम लोग इसी ग्रुप के और कंपाउंड से कंपेयर करें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एल्कीन से कंपेयर करें, एल्कोहल से कंपेयर करें या फिर और किसी से भी कंपेयर करें, एल्डिहाइड वगैरह से, तो ये यहाँ पे क्या होते हैं कि रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, यानी वो यहाँ पे जो हमारे बाकी कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन जो हमारा एल्केन्स होता है ये यहाँ पे जल्दी यहाँ पे रिएक्शन नहीं देता है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेथेन इज द सिंपलेस्ट एल्केन, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। और उसके बाद हम लोग बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि पैराफिन्स के नाम से भी कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बेसिकली यूजेज ऑफ पैराफिन्स के नाम से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे पैराफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैराफिन्स हमारा एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे लो एफिनिटी, यानी कि जल्दी से यहाँ पे रिएक्शन वगैरह नहीं देते हैं, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे पैराफिन्स भी हम लोग बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा CH4 मेथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, C3H8 हमारा प्रोपेन हो गया। तो ये सारे हमारे इसके कुछ एग्जांपल होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एल्केन्स की, तो यहाँ पे देखना जो हमारे ईच कार्बन एटम इन एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो मुझे पता है अभी थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आएगी, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे देखो अभी ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो कि हमारा एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट होता है। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब कैसे होते हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद बात करें तो ऑल द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एल्केन्स आर स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। हमें ऑलरेडी पता है सिंगल बॉन्ड हमारे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद बात करें तो द बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि जैसे हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये वाला, तो इसकी हमारी लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है उसकी हमारी लेंथ होती है अप्रॉक्स 1.12 एंगस्ट्रॉम।
यानी ये जो कार्बन देखो बॉन्ड दो तरीके के बन रहे हैं, एक बन रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, एक बन रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन कार्बन वाले की लेंथ कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन वाले की लेंथ कितनी है 1.12 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद हम लोग बात करें तो एल्केन्स फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या फिर कहीं कहीं ये आप लोग को जो है 109 डिग्री 28 मिनट के नाम से भी देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एल्केन्स फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर मान लो हम लोग मेथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मेथेन हमारा क्या होता है CH4, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली ऐसे बना देते हैं कि C ऐसे बना दिया और H हमारा चारों तरफ जो है बराबरी से लगा दिया है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम लोग एक एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा नहीं होता है। जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यहाँ पे 3 डायमेंशनल होता है, पहली बात, ठीक है। 3 डायमेंशनल मतलब कि यहाँ पे 3 डायमेंशन में होता है। और दूसरी बात यहाँ पे टेट्राहेड्रल, यानी कि देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें जो है अपने कार्बन का स्ट्रक्चर अपने एल्केन्स के अंदर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन के अराउंड में चारों हाइड्रोजन है ये हमारे यहाँ पे 3 डायमेंशन में है। यानी इसको थोड़ा सा समझो कि देखो ये दोनों कार्बन ये दोनों हाइड्रोजन है ये तो हमारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा वाला हाइड्रोजन है इसको हम लोगों ने बना तो दिया है लेकिन ये अंदर की तरफ है। देखो इसको थोड़ा सा समझो कि ये देखो ये वाला जो चौथा वाला है ये वाला हाइड्रोजन ये अंदर की तरफ है, समझ रहे हो, मतलब ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन में है, समझ रहे हो यार आप लोग थोड़ा। तो ये था हमारा यहाँ पे एल्केन्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एल्केन्स है उसको हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि एल्केन्स को हम लोग बना कैसे सकते हैं हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजनेशन हो गया एल्केन्स का या फिर अल्काइंस का, या फिर रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अभी इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी जैसे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट और हमारा वुड सिंथेसिस। तो ये सारे हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने एल्केन्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम लोग को एक बहुत बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो मुझे पता है आप में से कई लोगों को पता होगी, लेकिन कई लोगों को यहाँ पे इस चीज़ में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है और मुझे कई सारी कमेंट्स भी आती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पे दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोगों को मान लो अगर यहाँ पे हम लोग जो है कार्बन की एक चेन बना के दे दें, और अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन को फिल करो, तो आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करना कैसे होता है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी ये कार्बन की चेन बनी हुई है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी तो हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को कैसे फिल करेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को फिल करने के लिए आप लोग एक बहुत ही सिंपल सा रूल समझो कि जो हमारा कार्बन होता है तो इसके यहाँ पे वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से समझना। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब उसकी वैलेंस शेल में यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 4 तो कार्बन के पास होते हैं, अब 4 इसको जो है और चाहिए होते हैं। अब देखो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन हमेशा क्या करता है हमारा हमेशा जो है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी आप लोग बिल्कुल कह सकते हो कि इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमें जो है 4 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि इसके पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, उस हिसाब से हम लोग हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं। अब देखो अगर मान लो एक सिंपल सा कार्बन दिया हुआ है, यानी अगर सिंपल सा एक कार्बन है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है सिंपली 4 हाइड्रोजन से यहाँ पे 4 बॉन्ड बना देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग सिंपली कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बहुत लंबी सी चेन दी हुई है तब हम लोग कैसे फिल करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो जिनको यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है और बहुत बेसिक लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हो। बाकी जिनको नहीं पता है उनको तो देखना ही है, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग अपने इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप लोग पहला वाला कार्बन देखो तो इसके पास यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है, इसके पास 1 बॉन्ड है और कार्बन को चाहिए कितना होता है 3 बॉन्ड। यानी कि ये क्या करेगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ पे इसको हम लोग कितना 3 हाइड्रोजन देंगे। अब देखो चाहो तो आप लोग इसको इस तरीके से बॉन्ड बना के लिखो, और चाहो तो सिंपली आप लोग कुछ मत करो, यहाँ पे सिंपली लिख दो CH3, है ना। यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले वाले के अंदर कितने आ गए 3 हाइड्रोजन। अब दूसरे वाले को पकड़ते हैं, दूसरा वाला कार्बन। तो यहाँ पे देखो इसके पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं 1 2, यानी इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं और इसको यहाँ पे अपना ऑक्टेट या फिर कह सकते हो कि वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। तो 2 बॉन्ड और किससे बनाएगा हाइड्रोजन से बनाएगा। देखो एक चीज़ आप लोग बिल्कुल सिंपली समझो, अगर कार्बन यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग सिंपली समझो कि आप लोग को हाइड्रोजन ही लिखना है उसके साथ, यानी जितनी ज़रूरत होगी उस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे। अब जैसे इस दूसरे वाले कार्बन में क्या है कि 2 बॉन्ड तो इसके पास ऑलरेडी हैं
और इसको यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, 2 और, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा CH2। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले कार्बन की बात करें तो ध्यान से देखो, इसके पास भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। देखो एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। देखो एक चीज़ समझो कि कार्बन को यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो हाइड्रोजन से बना रहा है कि कार्बन से बना रहा है, वो किसी से भी बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको यहाँ पे 4 बॉन्ड चाहिए। अब देखो 2 यहाँ पे इसने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो इसको यहाँ पे 2 और चाहिए, तो 2 और हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखो हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, अब चाहो तो आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से बॉन्ड बना के भी लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कुछ है थोड़ी। अब अगर हम लोग इस वाले कार्बन की बात करें, फोर्थ वाले की, तो यहाँ पे देखो इसके पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, इधर तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो इसको यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो ये देखो ये बहुत ही सिंपल था। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले में देखो, तो यहाँ पे देखो हमारा एक डबल बॉन्ड भी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला वाला कार्बन आप लोग ध्यान से देखो, इसके पास कितने बॉन्ड हैं, देखो इसके पास अब यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गए, यानी कि इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इसको कितना चाहिए, इसको सिर्फ 2 ही चाहिए। देखो यहाँ पे सिंगल था तो हम लोगों ने 3 हाइड्रोजन लगाए, लेकिन यहाँ पे तो इसके पास 2 ऑलरेडी पूरे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा, 2, तो ये CH2 हो गया। अब इस वाले कार्बन को देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 इसने यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ बना रखे हैं, और एक इसने यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ बना रखे हैं, यानी इसका 3 सेटिस्फाई हो चुका है, और इसको कितनी जरूरत है, सिर्फ एक और चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा, 1 सिंगल हाइड्रोजन। और यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, तो यहाँ पे भी देखो एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ बना रखा है, तो यानी इसके 3 तो सेटिस्फाई हो गए। अब इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल H आ जाएगा। और अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यानी इसको कितना चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। और यहाँ पे इस वाले को देखो, तो इसके पास भी सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, और कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा CH3। बहुत ही सिंपल। अब इस वाले एग्जाम्पल से हम लोग फाइनली इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत, अब लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। पहला वाला कार्बन यहाँ पे कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, 3 CH है। और यहाँ पे इस वाले की बात करें तो देखो 1 और 2, 3 इसके पास है, तो यहाँ पे 1 H। और यहाँ पे इस वाले की बात करें तो ये भी सेम है, 3 इसके पास है, 1 जरूरत है, तो सिंगल H। और इसको देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन को आप लोग देखो, इसमें यहाँ पे हम लोग H लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखो इसकी तो चारों वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, इसने यहाँ पे चारों कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंगल है तो CH3, और यहाँ पे सिंगल है तो CH3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे हमारे एल्केन्स की प्रिपरेशन के जो भी मेथड्स हैं उनको यहाँ पे एक एक करके डिटेल में देखते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस। देखो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स हमारा क्या है, यहाँ पे एल्केन्स होगा। यानी कि अगर जो हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, देखो ध्यान से समझना है, एल्कीन्स और एल्काइंस का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर हम लोग उसकी रिएक्शन अपने हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो यहाँ पे क्या होता है, और निकेल की प्रेजेंस में, और कंडीशन है कि टेम्परेचर हमारा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा एल्केन बन जाता है। अब जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा इथीन होता है, देखो इथीन हमारा डबल बॉन्ड है, अगर हम लोग यहाँ पे H2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाएं तो हमारा क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। अब देखो ये कैसे बन रहा है, ध्यान से देखना, देखो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यही तो लिखा हुआ है एथेन। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर हम लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखो C और डबल बॉन्ड C है ना, और उसके बाद यहाँ पे देखो 1 H यहाँ, 1 H यहाँ, 1 H यहाँ और 1 H यहाँ, तो इसी तरीके से तो बना हुआ है। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, H2 है, HH। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसने यहाँ पे इसके साथ जो है कंबाइन किया, यानी कह सकते हो अटैक किया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन देखो इसके पास आ गया, एक हाइड्रोजन हमारा इसके पास चला गया, तो ये देखो कुछ इस तरीके से बन गया। ध्यान से देखना, C और ये हमारा H, और देखो एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग गया, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये H और ये H और ये H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे कार्बन कितने हैं, 2, तो C2 और H कितने हैं, 3, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। और C2H6 हमारा क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमारे सारे ही बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और C2H6 हमारा क्या होता है, एथेन, एथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमारा एथीन से जो है हमारा एथेन बन गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो देखो एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले ये समझो कि हैलाइड्स क्या होते हैं। हैलाइड्स हमारे होते हैं, देखो हैलाइड्स हमारे होते हैं हाइलोजन्स, ठीक है, हाइलोजन्स।
और हैलोजन्स क्या होते हैं? हैलोजन्स होते हैं हमारा, यहाँ पे देखो, जो भी हमारा फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है और आयोडाइड। देखो इन चारों को बिल्कुल ध्यान से याद कर लो, यही चारों होते हैं हमारे हैलोजन्स। और आप लोग को हैलोजन्स बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, ये हमारे बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो एल्काइल, और एल्काइल क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना है। एल्केन क्या होता है? एल्केन, देखो अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो जैसे हमारा CH4 हो गया, तो एल्केन से जब हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो हमारा बन जाता है एल्काइल। ठीक है, जैसे अगर CH4 से हम लोग एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है? CH3। और CH3 का नाम हमारा क्या होता है? मिथाइल। और मिथाइल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा है, हमारा एक बहुत ही फेमस सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो मिथाइल, एथाइल, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं हमारे एल्काइल। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग जो है हाइलोजन यानी कि हैलाइड्स और एल्काइल यानी कि कह सकते हो CH3 वगैरह, जैसे CH3 C2S5, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अपने एल्काइल हैलाइड के एक एग्जांपल की बात करें तो हमारा क्या हो गया? मेथाइल आयोडाइड। यानी कि देखो क्या हुआ, एल्काइल की जगह हमारा देखो एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल और हैलाइड। तो एल्काइल की जगह हमारा हो गया मेथाइल, एल्काइल हमारा हो गया मेथाइल, यानी कि हमारा क्या हो गया? CH3। और हैलाइड हमारा हो गया आयोडाइड यानी कि आयोडीन। तो CH3 और I, तो ये हमारा क्या हो गया? मिथाइल आयोडाइड, जो कि हमारा एक टाइप का एल्काइल हैलाइड है। तो जब हम लोग यहाँ पे अपने इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक ZnCu और C2H5OH, तो हमारा क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखो इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ कि CH3I को जब हम लोगों ने यहाँ पे अपने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा क्या हो गया? CH4 का फॉर्मेशन हो गया और हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड अलग हो गया। देखो ये कैसे बना है, यहाँ पे इन दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हमारा इस CH3 के पास गया तो हमारा क्या हो गया? CH4। तो CH3 हमारा क्या होता है? मिथाइल, और CH4 हमारा क्या हो जाता है? मेथेन, और मेथेन हमारा क्या होता है? एल्केन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक हमारा HI के साथ चला गया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है? कहीं पे भी अगर आप लोग को जो है लास्ट में COOH देखने को मिले तो हमारा जो है वो एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो आप लोग को CH3COOH तो बहुत अच्छे से पता ही है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एसिटिक एसिड। तो एसिडिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है CH3COONA, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है सोडियम का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा सोडियम एसिटेट होता है जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो जब हम लोग अपने सोडियम एसिटेट यानी कि देखो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन अपने सोडा लाइम। अब देखो सोडा लाइम क्या है? NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन होता है हमारा यहाँ पे सोडा लाइम। तो NaOH हमारा सोडा हो गया और ये CO हमारा क्या हो गया? लाइम हो गया। तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में जब हम लोग अपने सोडियम एसिडेट को हीट करेंगे, देखो यहाँ पे हमारी रिएक्शन में ट्राइंगल साइन का मतलब होता है हीट। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जब हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे तो हमारा क्या होगा? मेथेन, यानी कि एक टाइप के एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ? देखो इस CH3 के साथ यहाँ पे इस NaOH का H आके जुड़ गया तो हमारा CH4 हो गया और बचा क्या? CH3 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो Na बचा दो, एक Na यहाँ एक Na यहाँ, तो ये हो गया Na2 और C बचा तो C और O। देखो O यहाँ पे दो है और एक यहाँ पे इसके पास बच गया। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया और बाकी तो बच गया ना, तो Na2CO3 हो गया। आई होप कि समझ गया होगा यार, और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है। और फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। अब ग्रिग्नार्ड रीजन हमारा क्या होता है? देखो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये सारे होते हैं हमारे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्रिग्नार्ड रीजन का हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? देखो लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस में जब हम लोग अपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का ब्रेकडाउन करवाते हैं तो हमारा क्या होता है? मेथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस CH3 के पास यहाँ पे हाइड्रोजन H2O का एक ऐसा के जुड़ गया तो CH4 बन गया और बाकी यहाँ पे बचा क्या? OH, तो यहाँ पे OH इसके साथ और I तो लगा ही हुआ था। और फिर हम लोग बात करें एट लास्ट में अपने वुल्ज सिंथेसिस के बारे में, तो रिएक्शन बिटवीन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड मेटालिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यील्ड्स एल्केन। यानी कि यहाँ पे देखो क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, एल्काइल मतलब CH3 मिथाइल, और आयोडाइड मतलब और हैलाइड मतलब जो भी हमारे ब्रोमीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, और क्लोरीन और आयोडाइड आयोडीन। तो यहाँ पे देखो हमारा ब्रोमीन हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? ब्रोमोमेथेन।
तो हम लोग जब अपने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो है मेटालिक सोडियम यानी कि 2N, यहाँ पे हमारा मेटालिक सोडियम है। अब देखो अल्काइल हैलाइड हमारे यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 की जरूरत पड़ती है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे CH3 और CH3 आपस में बॉन्ड बना के क्या बन गए, एथेन। एथेन हमारा क्या होता है, एक टाइप का एल्केन। और यहाँ पे बचा क्या, देखो बचा यहाँ पे 2Na बचा और 2 Br बच गए, तो 2Na Br हमारा यहाँ पे अलग हो गया। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स के बारे में। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोग एल्केन को बना रहे थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा एल्केन है उसके साथ हम लोग जब किसी की रिएक्शन करवाएंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एल्केन को हम लोगों ने जो है बनाया, ठीक है, यानी एल्केन हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट था। और अब हमारा क्या होगा, एल्केन हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, यानी एल्केन को हम लोग यहाँ पे किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा एल्केन जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देता है, जैसे कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑक्सीडेशन, पायरोलाइसिस और एरोमेटाइजेशन। अब देखो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें मेनली यहाँ पे हैलोजिनेशन के ऊपर ही फोकस किया गया है और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में, तो देखो हैलोजन के बारे में तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब क्या है कि जो हमारा एल्केन है उसकी रिएक्शन यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के साथ होगी, तो हमारा कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसी को हम लोग को अपने इस वाले पार्ट में पढ़ना है। जैसे कि एज वी नो दैट एल्केन्स कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड्स, हेंस दे डू नॉट रिएक्ट इजिली। अब देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कंटेन करते हैं, तो जल्दी ये रिएक्ट करते ही नहीं है, यानी इनकी रिएक्शन पहली बात जल्दी होती ही नहीं है। लेकिन होती कब है, बट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और वेरी हाई टेम्परेचर दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जैसे हमारा कोई भी एल्केन है, मान लो एथेन की बात करते हैं तो CH3 और CH3। अब जैसे ये हमारा जो एथेन है ना, तो ये क्या है, पहली बात तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बहुत हाई टेम्परेचर्स को प्रोवाइड करो, मान लो 400 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर आप लोग प्रोवाइड करोगे तब जाके ये रिएक्शन देते हैं। और इनकी रिएक्शन क्या होती है, देखो सबसे पहली बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। देखो सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि ये यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी देखो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते क्योंकि पहली बात ये रिएक्टिव होते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि इनको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है किसी चीज़ से। जैसे कि अभी देखो अभी हम लोग उसी को देखने वाले हैं। अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो हमारा मेथेन हो गया CH4, ठीक है, ये भी हमारा एक टाइप का एल्केन होता है मेथेन। अब अगर मान लो हम लोग इसकी रिएक्शन जो है अपने क्लोरीन के साथ कराएं Cl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी रिएक्शन में जो है जो हमारा क्लोरीन है यहाँ पे इसके हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा। देखो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि CH4 का अगर हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, तो यहाँ पे देखो ये CH है ना, H और H, और यहाँ पे अगर Cl2 का बनाए तो यहाँ पे देखो Cl2 और Cl2, Cl और Cl। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि जो हमारा Cl है ये इस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा, यानी यहाँ पे हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो हमारे H हैं तो एक H हमारा क्या होगा इस Cl से यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब यहाँ पे किसी को हटा के खुद आके जुड़ जाना, तो वही होता है हमारा सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स कैन ऑल्सो बी नोन एज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। देखो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अगर मान लो कभी आप लोगों से हैलोजिनेशन ना पूछ के फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन पूछा तो आप लोग को यही चीज़ लेके आनी है, क्योंकि अभी देखो फ्री रेडिकल क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारा जैसे हम लोगों ने जो अभी एग्जाम्पल देखा क्लोरीन वाला, ठीक है, तो ये क्लोरीन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का फ्री रेडिकल होता है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है अभी देख रहे हैं, टेंशन मत लो, बाकी सिंपली समझो कि यहाँ पे क्या होती है, ये फ्री रेडिकल्स हमारे सब्सटीट्यूट कर देते हैं हमारे एल्केन्स को, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग जो है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन को ही, ठीक है, दोनों सेम है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो व्हेन हैलोजन्स, जैसे अब हमारी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होती क्या है, तो हैलोजन्स हमारे क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये चारों हमारे हैलोजन्स होते हैं। व्हेन हैलोजन्स रिएक्ट्स विथ एन एल्केन टू फॉर्म हैलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट, देन इट इज कॉल्ड
हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। यानी इसमें सिंपली क्या होगा, अगर बहुत सिंपली एक वर्ड में समझो तो जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पे एक टाइप का एल्केन CH4, और ये हो गया हमारे यहाँ पे हाइलोजन Cl2 हमारा। क्लोरीन देखो ये भी तो हमारे हाइलोजन का ही एक टाइप है। अब यहाँ पे देखो Cl, हमारा Cl की जगह Br2 भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग Cl2 को ले रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो हमारा Cl2 है, क्लोरीन है, ये हमारा बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, इसलिए जनरली हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को ही प्रेफर करते हैं। तो क्लोरीन को जब हम लोग यहाँ पे अपने जो भी हमारा एल्केन है उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है एल्काइल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी वही चीज़ है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन की जब हम लोग यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें अपने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के बारे में, यानी हम लोग वही रिएक्शन अगर करवाएं जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक, तो जो हमारा CH4 होता है, अगर हम लोग अपने Cl2 के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और यहाँ पे हीट, देखो ट्रायंगल मतलब हीट, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा CH3Cl का फॉर्मेशन होता है। देखो हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा मेथेन होता है, देखो मेथेन CH 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 और CH, और ये हमारा क्या होता है क्लोरीन होता है Cl2 और Cl। तो यहाँ पे क्या करता है, ये Cl हमारा इस H की जगह खुद आके लग जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, देखो हमारा बन जाता है CH और Cl। अब अगर हम लोग उसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो हमारा क्या हो गया, देखो 3H और एक क्लोरीन और एक कार्बन, तो CH3Cl, देखो वही चीज़ तो लिखी हुई है CH3Cl। और हमारा क्या हुआ, देखो अब एक क्लोरीन हमारे यहाँ पे बच गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से अलग हो गया, तो यहाँ कहाँ जाएगा, ये हमारे इसी क्लोरीन के साथ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये HCl के फॉर्म में अलग हो गया। तो देखो ये हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हियर, इट कंटिन्यूज अंटिल ऑल द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स इज सब्सटीट्यूटेड विथ क्लोरीन। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो Cl2 है, तो इसमें से एक क्लोरीन हमारा आया और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं खत्म होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक यहाँ पे ये जो क्लोरीन है यहाँ पे इन चारों हाइड्रोजन को खत्म करके खुद यहाँ पे लग जाए। देखो यहाँ पे रिएक्शन कब तक चलेगी, यहाँ पे रिएक्शन तब तक चलेगी जब हमारे स्ट्रक्चर जब तक कुछ इस तरीके से ना बन जाए। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चारों जो हाइड्रोजन है उसकी जगह हमारे यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाए, यानी कि हमारा क्या बन जाए CCl4। तो हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन जब तक ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो हमारी रिएक्शन है वो फर्दर यहाँ पे चलती रहेगी। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारा CH4 के साथ Cl2 का रिएक्शन हुई तो CH3Cl का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो CH3Cl है, अब इसकी रिएक्शन दोबारा से हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे, तो ये जो CH3Cl है, देखो ध्यान से देखना, अब ये दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि देखो इस CH3Cl में से एक हाइड्रोजन फिर से रिमूव हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा CH2, और देखो एक Cl यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो CH2 Cl2, और जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे बचा है तो HCl हो गया। ठीक है, अब ये CH2 Cl2 दोबारा यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो देखो CH2 Cl2, और फिर हम लोग यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, एक क्लोरीन हमारा फिर से आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl3, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लोरीन ऐड होगा, बस यही चीज़ होगी, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, HCl हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, CHCl3। अब इस CHCl3 की रिएक्शन दोबारा से हम लोग कराएंगे Cl2 के साथ, और फिर क्या होगा, हमारा यहाँ पे फाइनली जो ये हाइड्रोजन बचा हुआ था ये भी हट जाएगा, और ये हमारा HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और हमारा बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है खत्म हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे हैलोजिनेशन की रिएक्शन। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें जो है इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, यानी कि ये जो हमारी हैलोजिनेशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे हमारे थोड़े से 3 स्टेप हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ईजी है, बस हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस विया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। देखो हम लोगों ने अभी फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस किया था ना, तो उसी को अभी हम लोग को यहाँ पे समझना है। द फ्री रेडिकल्स आर दोज सब्सटेंस दैट कंटेन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो एक वर्ड में समझो कि फ्री रेडिकल हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे कोई भी मान लो केमिकल है, मान लो जैसे हमारा क्लोरीन है, तो अगर यहाँ पे इसके पास सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल। देखो अगर पेयर में है, अगर मान लो डबल है तब नहीं होगा, लेकिन अगर सिंगल है, सिंगल, तो हमारा क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के बाद होते हैं सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन है ये हमारी 3 स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपगेशन, और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले बात करें हम लोग अपने चेन इनिशिएशन स्टेप की। तो देखो इनिशिएशन मतलब क्या होता है, इनिशिएशन मतलब होता है इनिशिएट करना, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना।
इन चेन इनिशिएशन स्टेप क्लोरीन मॉलिक्यूल्स गेट्स स्प्लिटेड बाय होमोलाइटिक फिजन टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है वो किसके बीच में हो रही है, CH4 और Cl2 के बीच में। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा Cl2 है ना, तो Cl2 देखो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये Cl और ये हमारा एक से इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो भी क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं, देखो ये मॉलिक्यूल है ना, देखो Cl2 हमारा क्या है, एक टाइप का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं बाई होमोलाइटिक फिजन। तो इनके बीच में होता है होमोलाइटिक फिजन, जिससे क्या होता है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड से ये दोनों अलग हो जाते हैं, यानी ये जो है ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है, Cl और Cl। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो अभी तक क्या था, अभी तक ये यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये बॉन्ड से अटैच था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन हुआ, यानी ये दोनों ब्रेक हुए, अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और देखो यही क्लोरीन तो हमारे यहाँ पे इस CH4 के साथ जाके जो है रिएक्शन करता है, यानी इसी को तो सब्स्टिट्यूट करता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ये जो फ्री रेडिकल बना है ये हमारा इस एल्केन को सब्स्टिट्यूट करता रहेगा, कब तक, जब तक यहाँ पे चारों हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड स्टेप के बारे में, तो ये होता है हमारे यहाँ पे चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब देखो प्रोपगेशन का मतलब है रिएक्शन को आगे बढ़ाना, प्रोपगेट करना। तो चेन प्रोपगेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। अब ये भी हमारा 2 स्टेप में डिवाइड है। पहला स्टेप में क्या होगा, इन फर्स्ट स्टेप क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन CH4 टू प्रोड्यूस मेथाइल फ्री रेडिकल। अब देखो ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये यहाँ पे इनकी कोशिश रहती है कि ये खुद तो फ्री रेडिकल बने हैं, दूसरों को भी फ्री रेडिकल बना मतलब कन्वर्ट कर दें। तो देखो हमारा क्लोरीन के पास क्या है, हमारा CH4 ही तो है, क्योंकि CH4 और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो क्लोरीन तो बन गया फ्री रेडिकल। तो अब क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि CH4 को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करे। तो कैसे करेगा, कैसे, अरे करेगा ऐसे कि देखो ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, देखो ये H H H। अब देखो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ये हमारा थोड़ा सा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं अपने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो देखो ये हमारा कुछ इस टाइप का बॉन्ड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोरीन तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारा क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करेगा, देखो ये यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से देखना, अटैक करेगा और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और ये जो CH3 है ये हमारा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। अब देखो इसके पास क्या हो गया, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, और जिसके पास भी सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए वो हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मेथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि CH3 हमारा क्या होता है, मेथाइल, और यहाँ पे क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया मेथाइल फ्री रेडिकल। तो कुछ इस अब अच्छा देखो यहाँ पे जो हमारा एरो है उसको हम लोग यहाँ पे Cl की तरफ ही लगाते हैं, क्योंकि देखो Cl यहाँ पे इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, बल्कि हाइड्रोजन यहाँ पे Cl के साथ जाके जुड़ जाएगा। अटैक तो Cl नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एट लास्ट में हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ेगा और HCl के फॉर्म में अलग होगा, और ये हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या बोला कि फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरों को भी फ्री रेडिकल बनाते रहें। अब ये जो हमारा नया फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, इन सेकेंड स्टेप मेथाइल फ्री रेडिकल अगेन अटैक्स ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो इसको थोड़ा सा समझो कि देखो जैसे अभी हमारा जो Cl2 है, तो कुछ Cl2 तो हमारे यहाँ पे क्लोरीन यानी कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे बचे भी रह गए। तो अब ये क्या होगा, अब इनको यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा हमारा ये वाला मेथाइल फ्री रेडिकल। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा ध्यान से समझो तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था इसने हमारे मेथेन को फ्री रेडिकल बना दिया। अब ये जो हमारा मेथाइल है ये दोबारा से क्लोरीन को फ्री रेडिकल बनाएगा, यानी जो बचे हुए क्लोरीन है। तो इन सेकंड स्टेप मेथाइल फ्री रेडिकल अगेन अटैक्स ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड क्लोरोमीथेन। तो ये हो गया क्लोरोमीथेन, और इसने क्या किया, जो बचे हुए क्लोरीन मॉलिक्यूल थे उनको भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और ये क्या होगा, अब देखो ये रिएक्शन यहाँ पे चलती रहेगी, यानी क्लोरीन मेथेन को फ्री रेडिकल बनाएगा और मेथेन क्लोरीन को फ्री रेडिकल बनाएगा। कब तक, जब तक यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप में नहीं आ जाती। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, in chain termination step all the free radicals combine or react with each other and no new free radical is forms which tends the reaction towards end। यानी यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हमारा जो देखो अभी तक हमारी रिएक्शन क्या हो रही थी,
अभी तक हमारी रिएक्शन एक फ्री रेडिकल और एक कंपाउंड के बीच में हो रही थी, दोनों फ्री रेडिकल नहीं थे। लेकिन चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, देखो रिएक्शन हमारी दोनों फ्री रेडिकल के बीच में होगी, और जब दो फ्री रेडिकल बनेंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल दोबारा से नहीं बनाएगा, और हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारे देखो बहुत सारे कंपाउंड बनते जाएंगे। अब देखो ये मतलब जरूरी नहीं है कि CH3Cl के बीच में हो, Cl के बीच में हो सकती है, बहुत सारे कंपाउंड्स के बीच में हो सकती है, लेकिन दोनों फ्री रेडिकल होंगे। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे चेन टर्मिनेशन स्टेप, और इस तरीके से यहाँ पे एक एक करके हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे आज का टॉपिक। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।